गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा जो लास्ट वीडियो चल रहा था बच्चों, उसमें हमने आपको बताया था जनसंख्या घनत्व से संबंधित हमारा लास्ट वीडियो चल रहा था। और जनसंख्या घनत्व के अंदर भी हमने आपको जनसंख्या के गणितीय घनत्व के बारे में बताया कि जनसंख्या का जो गणितीय घनत्व होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। जो घनत्व निकालने की जो विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो विधि मानी जाती है गणितीय घनत्व माना जाता है। तो गणितीय घनत्व की जो चर्चा थी बच्चों वो कल हो चुकी थी, और उसमें हमने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए हमें गणितीय घनत्व निकालना है तो किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है उसमें उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का यदि भाग दे दिया जाए तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात की स्थिति निकल कर आएगी वही क्या कहलाती है, गणितीय घनत्व के रूप में जानी जाती है। आज हम नेक्स्ट घनत्व की जो पद्धति उसकी चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट जो है बच्चों वो है आर्थिक घनत्व किसे कहते हैं, आर्थिक घनत्व किसे कहा जाता है। तो देखिए, आर्थिक घनत्व का जो संबंध होता है संबंधित क्षेत्र की आर्थिक स्थिति से होता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। और यदि मान लीजिए आपको किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहां के संसाधनों की स्थिति के बारे में पता लगाना हो तो आर्थिक घनत्व आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अर्थात किसी देश के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर कितने संसाधन हैं और उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए वहाँ पे कितनी जनसंख्या विद्यमान है, तो जनसंख्या और संसाधन क्षमता के बीच का जो अनुपात होगा बच्चों वही किसके नाम से जाना जाएगा, आर्थिक घनत्व के नाम से जाना जाएगा। तो आर्थिक घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या क्या निकाला जाएगा, क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या अपॉन संसाधन क्षमता, क्या आ जाएगा, क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या अपॉन संसाधन क्षमता। तो किसी क्षेत्र में मिलने वाली कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र में मिलने वाली संसाधन क्षमता के बीच जो अनुपात होता है उसी को किसके नाम से जाना जाता है, आर्थिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। जितनी भी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या को परिपोषण करने के लिए, पोषणता प्रदान करने के लिए जितने संसाधन वहाँ विद्यमान हैं उनके बीच की आनुपातिक स्थिति का जब हम आकलन करेंगे तो ऐसी स्थिति किसके नाम से जानी जाएगी बच्चों, आर्थिक घनत्व के नाम से जानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। दूसरा जो आता है वो नेक्स्ट है कार्य घनत्व के नाम, कार्य घनत्व के नाम। देखिए, कार्य घनत्व का तात्पर्य है किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र में पाए जाने वाली कृषि भूमि के क्षेत्र के बीच में जो अनुपात की स्थिति होगी वो कार्य घनत्व के नाम से जानी जाएगी। यानी कितने लोग कार्य कर रहे हैं, इसी कारण से कृषि क्षेत्रीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो कार्य जो घनत्व बच्चों उसी को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, किसी क्षेत्र में या देश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या अपॉन कृषि भूमि का जो क्षेत्र आने वाला है वो क्या कहलाएगा, कार्य घनत्व के रूप में जाना जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली कुल जनसंख्या अपॉन उस क्षेत्र या देश विशेष में मिलने वाली कृषि भूमि का क्षेत्र जिस पर खेती की जा रही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ही देश के अंदर मिलने वाली पूरी भूमि जो होती है कभी भी कृषि भूमि नहीं हो सकती। उसके अंदर वन भूमि भी होती है, कृषि भूमि भी होती है, चारागाह भूमि भी होती है, पड़त भूमि भी होती है, बंजर भूमि भी होती है, कृषि के अलावा अन्य प्रकार की भूमि भी होती है। तो हमें ध्यान रखना क्या है कि जब भी आप कार्य घनत्व की चर्चा करेंगे तो संबंधित देश के क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में केवल कृषि भूमि के क्षेत्र का भाग देना पड़ेगा।
कि उस देश की कितनी भूमि पर कृषि की जा रही है। तो जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्र के बीच में जो अनुपात की स्थिति हमें देखने को मिलती है उसे ही हम सारे घनत्व के रूप में स्पष्ट करते हैं और यही क्या कहलाता है, कृषि क्षेत्रीय घनत्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों कृषि घनत्व के रूप में। कृषि घनत्व देखो, जैसे आर्थिक घनत्व और कार्य घनत्व का महत्व होता है और गणितीय घनत्व का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार कृषि संबंधी जो घनत्व की स्थिति थी उसका भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी देश की या क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, वहां मिलने वाले लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए जो घनत्व निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, कृषि घनत्व के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम क्या करेंगे, कृषि घनत्व निकालने के लिए बच्चों कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्र का, कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्र, इन दोनों के बीच जो अनुपात की स्थिति होने वाली है उसका आकलन किया जाए, दोनों के अनुपात। अब यहाँ क्या आ गया, जनसंख्या तो है लेकिन कौन सी जनसंख्या, सिर्फ कृषक जनसंख्या, यानी ऐसी जनसंख्या जो केवल कृषि कार्यों में लगी हुई है। पूरी जनसंख्या की चर्चा नहीं, आपसे पहले हम क्या देख रहे थे, पूरी जनसंख्या की चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ पूरी जनसंख्या की चर्चा नहीं हो रही है, केवल उस जनसंख्या को इसमें शामिल करेंगे जो कृषि के कार्य में संलग्न है। तो कृषक जनसंख्या यानी किसानों की जनसंख्या अपॉन कृषि भूमि का क्षेत्र कितना है, तो कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि के बीच जो अनुपात की स्थिति होती है उसे ही हम किसके नाम जानते हैं, कृषि घनत्व के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कृषक जनसंख्या, किसानों की जनसंख्या और कृषि भूमि के क्षेत्र के बीच जो अनुपात पाया जाता है बच्चों, उसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, कृषि संबंधी घनत्व के नाम से जानते हैं। और अंत में एक घनत्व और आ जाता है बच्चों, पोषण घनत्व। पोषण का मतलब समझते हैं ना, एक तो होता है पोषण और दूसरा होता है कुपोषण। तो कुपोषण का मतलब तो क्या होता है, मानव को जो खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में खान पान नहीं मिल पाता है तो कुपोषित हो जाता है, और उसका विपरीत कौन सा, पोषित, यानी खाने के लिए मिल रहा है। तो खाना मतलब भोजन के लिए चीज मिलती है, तो भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। और यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आती है कि किसी क्षेत्र में मिलने वाली कुल जनसंख्या में जब भोज्य पदार्थों की स्थिति का आनुपातिक प्रदर्शन होता है तो उसे किसके नाम जानते हैं, पोषण घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो सूत्र क्या होगा, पोषण घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन भोज्य फसलों का क्षेत्रफल या भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। अब देखिए, इससे पहले हमारे सामने की जा रही थी कृषि भूमि क्षेत्र, कृषि भूमि क्षेत्र दो जगह आए, लेकिन कृषि भूमि का मतलब इसमें कृषि हो रही है। अब कृषि के अंदर तो बहुत सारी कृषि होती है, कहीं मक्का की हो रही है, कहीं गेहूं की हो रही है, कहीं जौ हो रहा है, कहीं चना हो रहा है, कहीं उड़द हो रहा है, कहीं मूंग हो रहा है, कहीं तिलहन हो रहा है, कहीं दलहन हो रहा है, जीरा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। या औषधीय पौधे हो सकते हैं कि एलोवेरा की खेती हो रही हो, जैतून की खेती हो रही हो, अश्वगंधा की, किसी की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। भोज्य का मतलब है ऐसी फसलें जो खाने के काम आती हैं, औषधियों के काम नहीं होनी चाहिए, व्यापारिक भी नहीं होनी चाहिए, तो खाद्यान्न फसलें। तो जब हम किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और वहां की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल के बीच के अनुपात की चर्चा करते हैं तो बच्चों ऐसी जो स्थिति होती है क्या कहलाती है, पोषण घनत्व के नाम से जानी जाती है। तो पोषण घनत्व क्या है, पोषण घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां पर जो भोज्य फसलों का क्षेत्रफल पाया जाता है उन दोनों के बीच के अनुपात की स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, पोषण घनत्व। अब किसी देश में जितना अधिक भोज्य फसलों का क्षेत्रफल मिलेगा उतने ज्यादा खाद्यान्न होंगे, और जितने ज्यादा खाद्यान्न होंगे उतना ज्यादा पोषण का जो स्तर है क्या होगा, मजबूत होने वाला है। इसके विपरीत मान लीजिए कहीं पे भोज्य फसलों के क्षेत्रफल में कमी है तो सीधी सी बात है खाद्यान्न या खाने योग्य जो फसलें हैं उनका अभाव मिलेगा, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे किसकी चीज देखने को मिलेगी, हमें कुपोषण की स्थिति हमारे सामने निकल कर आ जाएगी।
तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो बताई मैंने आपको, कल हमने गणितीय घनत्व की चर्चा की थी और आज हमने गणितीय घनत्व के अलावा जो शेष घनत्व निकालने की जो पद्धतियाँ रह गई थी उनकी चर्चा की। इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण जो घनत्व है वो गणितीय घनत्व भी माना जाता है, ध्यान रखना। तो आपको मेन जो ध्यान देना वो तो गणितीय घनत्व पे ध्यान देना है। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि गणितीय घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है या क्या सूत्र है, तो आपको ध्यान देना है कि जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। हालांकि ये सारी जो चीज़ें इनको आप याद कर लेंगे, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो जनसंख्या घनत्व निकालने की जो विधियाँ थी और उनसे संबंधित जो सूत्र थे उनकी आज हमने चर्चा की बच्चों। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।